बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशमीन जमाल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान महा इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें हासिल करने में मजीद मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। इलेक्शन एक्ट बराए 2017 में तरमीम कर दी गई है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रुकने कौमी असम्बली किसी एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने के बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकता। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को खत इरसाल किया गया है, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है कि इलेक्शन एक्ट बराए 2017 के सेक्शन 104A में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक किसी भी आज़ाद रुकने कौमी असम्बली की जानिब से एक बार किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने के बाद किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने की इजाज़त नहीं होगी, हाँ इस हवाले से किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही क्यों ना मौजूद हो। स्पीकर अयाज सादी का खत में मजीद ये भी कहना है कि इस तरमीम का इतलाक माजी से होगा, यानी इलेक्शन एक्ट 2017 जो अभी आया है। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में स्पीकर कौमी असम्बली ने ECP को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किसी भी किस्म की अलॉटमेंट करने से भी रोका है। इसके साथ हमने ये भी देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने यह कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। मैं पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज हमारे साथ होंगे मोहम्मद अली बुखारी साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा खेलदास साहब आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी जो हालात हो चुके हैं वो ये हैं कि आईनी तरमीम का जो मामला है बड़ा उलझ गया है। हुकूमत तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से मौलाना को अपनी तरफ किया जाए, लेकिन मौलाना फिर ऐसे बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शुक्र है हमने आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं दिया, वरना ये मामला यहाँ तक आता कि हम जो अवाम की इमानत है उसमें खयानत करते। आपको क्यों लग रहा है कि मौलाना इतने सख्त रवैये के साथ हुकूमत के साथ क्यों पेश आ रहे हैं? बड़ी मेहरबानी। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब एक पार्टी के सरबराह है, एक सियासतदान है। अगर जो कानून साजी में अगर उसका कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसका इज़हार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत का और मौलाना फजल रहमान के दरमियान अभी भी इस पे बातचीत जारी है। हमारा कल भी डेलीगेशन गया था, पीपल्स पार्टी के जो हमारे इत्तेहादी हैं और बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वो भी उनके पास गए थे और ये गुफ्तशनीस जारी है। और आपने देखा कि एक स्पेशल कमेटी थी वहाँ पे जो इतवार के रोज़ जब मौलाना साहब उस कमेटी में भी आए थे, उन्होंने वहाँ पे डिबेट हुई। ये पार्लियामेंट का हुस्न है और जमहूरियत में डायलॉग में होते हैं, और ये आइनी तरामीम जो 26वीं आइनी तरामीम होनी है उस पर बातचीत मैं समझता हूँ। अगर मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो कोई उसमें ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती, मगर इसका मकसद ये सिर्फ बिल्कुल नहीं है कि मौलाना साहब इसके लिए राज़ी नहीं है या वो आना नहीं चाहते। अगर ऐसा हो तो वो बातचीत का दरवाज़ा बंद करे। बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं और हम कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम इनको कायल कर लेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पीटीआई इस मामले में सबकत लेते हुए नजर आ रही है? क्योंकि बयान ये सामने आ रहे हैं JUI की तरफ से कि हम तो ओपोजिशन के साथ चलने को तैयार हैं, ओपोजिशन के साथ चलकर आगे जो भी होगा मामला उसको देखा जाएगा। मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो रोल अदा हुआ है उसमें PTI कहीं भी अभी नहीं खड़ी हुई। जो 92 सीटों की दावेदार है, मैं नहीं समझता वो मैटर करते हैं, और मौलाना साहब के 13 नंबर हैं वो मैटर करते हैं। तो PTI क्या कहती है क्या नहीं कहती, ये हार जीत का मामला नहीं है, ना किसी की हार हुई है ना कोई जीत हुई है। ये बात जमहूरियत की है, ये आइन की बालादस्ती की बात है, ये पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात है। और ये जो कुछ हम करने जा रहे हैं, देखना उसको ये क्यों कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि इससे क्या होगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो लाखों केसेस पेंडिंग है, जो आम इंसान को, किसी आम आदमी पाकिस्तानी को इंसाफ नहीं मिलता है, 30-30 साल 20-20 साल धक्के खाते हैं, और जो उनको हर जगह पे मतलब एक उम्र गुजर जाती है, तो उनकी ज़िंदगी की आसानी होगी, उनको इंसाफ मुहैया होगा। हम जुडिशल रिफॉर्म करना चाहते हैं, ये हमारी मुस्लिम लीग नून की मंशूर का हिस्सा है, ये पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है, ये हमारा COD जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें हमने इसका
जो है उस रूह के तहत हम करना चाहते हैं। तो ये जमहूरियत के लिए, ये आईनी इस्लाह जो है ये अवाम के फायदे के लिए ये है। ठीक है, पीटीआई की क्या तैयारी है आईनी तरमीम को लेकर, कैसे मुकाबला किया जाएगा? क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि हमने आखिर में आकर ये गेम अपने ही पलड़े पर रखनी है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके बंदे तोड़कर हम इस तमाम तर मामले को अपनी तरफ लेकर आएंगे। देखिए, ये तो एक अहमकों की दुनिया में रहने वालों की बात है। बात यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है और बड़ी हैरतज़दा बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो आपने मसूदा है वो अभी तक टेबल ही नहीं किया। लॉ मिनिस्टर कहता है मुझे नहीं पता, जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहता है मुझे नहीं पता। भाई कौन सा सहीफा आया, कहाँ से आया? थैंक्स टू मौलाना साहब जिन्होंने कुछ शिकें उसकी निकाल के बता दी। बिलावल भुट्टो के पास और शिकें हैं, उसमें 54 चेंजेस हैं। मौलाना साहब के पास उसमें 81 चेंजेस हैं। मुझे कल एक टीवी प्रोग्राम में कफायतुल्लाह साहब ने दिया, उसमें 48 चेंजेस हैं। इनको तो खुद पता नहीं है, इनके अपने MNA से पूछे, उनको पता नहीं है। ऐसे नहीं होती अमेंडमेंट, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको पता है कि सेनेट जो कि अपने जो रूल ऑफ बिजनेस है 2012 उसके तहत भी उसको पहले आपने टेबल करना है, उसके बाद उस पर डिबेट होनी है। जो 2007 के नेशनल असेंबली के रूल्स हैं उनके मुताबिक ये हर चीज वायलेट कर दी इन्होंने। रातों रात इनको पता नहीं कहाँ से सहीफा मिला, किसने इनको कह दिया कि भाई आपका पास हो जाएगा। हुकूमत को तो मुंह की खानी पड़ी। इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, जुडिशियल अमेंडमेंट्स नंबर 1, इलेक्शन कमीशन के हवाले से अमेंडमेंट्स नंबर 2 और सबसे बढ़ के फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 199, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 17 बुनियादी इंसानी हकूक के ऊपर जो है चल रहा है। इनको तो अब तो ओपन हो गया ना, अब तो ये पब्लिक डिबेट बन गया। आपको मैं बताऊं कि जो अभी भाई बात कर रहे थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पूरी तरह तो पढ़ लें। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा और कौन उसके पास जाएगा, कौन उसके पास नहीं जाएगा। हर चीज लिखी हुई है। ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा नुगल लूं और कड़वा थूक दूं, ऐसे नहीं होता। जो लॉ है वो ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट के अंदर पढ़ा जाता है और लिखा जाता है और ये दस्तूर पाकिस्तान है जो करारदाद मकासद के मातहत है। जी ठीक है। खेलदार साहब पे बैठे हुए बंदा जो है, अली बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि शायद आपको कहीं से इशारा मिला था कि आपको रातों रात कामयाबी भी मिल जाएगी, लेकिन मुसविदा ही अभी तैयार नहीं हुआ था। तो इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई हुकूमत की तरफ से? क्योंकि मौलाना भी यही फरमा रहे हैं कि हमें जो मुसविदा दिया गया था वो कुछ और है, कई सियासी जमातों को मुसविदे अलग अलग मिल रहे हैं। तो फिर पहले आप मुसविदा तो फाइनल करते, बाद में उसको डिस्कस किया जाए। देखिए, ये इनकी डबल स्टैंडर्ड है। मैं तो पहली बात बताऊं, ये वो जमात है जो खुद RTS से आई थी, इशारों से आई थी और डंडे से आई थी, बंदूक के ज़ोर से इनको बिठाया गया था इक़्तिदार में। ये हमें ताने देते हैं ये फार्म 47 वाले हैं, असल तो धांधली की पैदावार ये खुद थे। और जो ये बात कहते हैं, स्पीकर साहब ने भी, जो साबिक स्पीकर है उसने भाषण दिया असेंबली में, वो भी एक कठपुतली था। और आपको पता है कि वो जो असेंबली है कर्नल लियाकत चलाते थे और इनके जो मेंबरान थे, कोई सादा अक्सर एक्ट कोई पास करना होता था, कोई असेंबली का कोरम पूरा करना होता था, तो वो कर्नल उनको बुला के या जनरल फेज़ इनको बुला के वो मेंबरान पूरा करते थे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जमहूरी हुकूमत है और एक सियासी जमात है। हम अपने पार्लियामेंट के फैसले खुद कर रहे हैं। हमारे पीछे कोई डंडा या कोई हमने किसी की मदद नहीं ली, ना किसी के हम मोहताज हैं। हम पार्लियामेंट का काम है। अगर जो भाई ये कह रहे हैं कि इनको किसने ला के दिया, भाई हमने कई माह से इस पे डिस्कशन पीपल्स पार्टी के दरमियान की और मौलाना साहब से हमारी जब बातें मैच्योर हुई, हमने उनसे जो इसका मसवदा तब फाइनल होता है जब आप उसमें कैबिनेट में पेश करते हैं, फिर असेंबली में लाते हैं। उससे पहले डिबेट हो रही थी, तो ज़ाहिर है पब्लिक तो हम नहीं कर सकते, हमारे जो पार्टियों के दरमियान हो रही थी और हमने 211 जो मेंबर थे हमने खुद पूरे किए थे, हमारे मेंबरान मौजूद थे। इनके तो कभी भी आए नहीं, तो ये इशारे किनारे या ये पीछे खड़ा है, ये सारा काम इनका है, हमारा ये काम नहीं है। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं और अगर आज भी बातचीत इस पे जारी है। और ये मैं एक बात भी आपको बता दूं, COD पे इनके बानी PTI ने साइन किया हुआ है, इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे। हमने कहा था वोट को इज्जत दो, हमने कहा था कि ये पार्लियामेंट का तकद्दुस बहाल किया जाए, पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, जब इनकी हुकूमत गई इन्होंने एतराफ किया, उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक की तरफ से कल ये जो मुसविदा है ये मुस्तरद कर दिया गया। आपको नहीं लगता अब तो मामला खटाई में पड़ जाएगा आपकी तरफ से?
बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं, हम पूरी मुशावरत से एक दूसरे को एतमाद में लेकर ये बिल जो आईनी तरामीम है ये पेश करेंगे। हमें पूरा मौलाना के साथ हमारा एतमाद है और हमारी बातचीत कल भी मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारी कल भी गुफ्तगू हुई है, आइंदा भी गुफ्तगू हुई है, हमारे दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो बानी PTI अपनी साइन की तो लाज रखे जो उन्होंने कौम के सामने इतने बड़े चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था। जो बात ये कह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट बार बार कहती है हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, हम हुकूमत जो इंतज़ामी मामलात होते हैं उनके साथ, उनको जो भी हुकूमत है उनको सपोर्ट करते हैं। आज तो भी ये बात समझ नहीं आ रही कि मौलाना तो हिजरत कर गए इस्लामाबाद से मुल्तान की तरफ कुछ दिन के लिए, गालिबन 10-15 दिनों के लिए, फिर आप किससे डिस्कशन करेंगे? मैं आपको बताऊं, अभी देखें ना, सेशन ख़त्म हो गया, वज़ीर आज़म साहब UN के वहाँ जा रहे हैं विज़िट पे, और ये अब सितंबर के एंड और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आईनी तरामीम होनी है। इसमें हमारी गुफ्तगू जो हमारे जो है उनके दरमियान, मौलाना साहब उसके दरमियान जारी है, वो बातचीत ख़त्म नहीं हुई है। अब ज़ाहिर है 1-2 दिन की एमरजेंसी नहीं है, इसमें हमारे पास वक्त मौजूद है। मौलाना को राज़ी करेंगे, उसको एतमाद पूरा दिलाएंगे। हम जो COD में है सब यही चाहते हैं, सब आइन की बालादस्ती चाहते हैं, सब चाहते हैं आइनी अदालतें भी हो। तो कोई इख्तलाफ अगर छोटी मोटी चीज़ों में है, खेरदा साहब, हम ठीक है, आप कोशिश तो कर रहे हैं कि मौलाना को मना लें, लेकिन ये भी तो बता देना कि PTI के कितने बंदों को आपने तोड़ा है, कितने बंदों को राज़ी करने में कामयाबी मिली नून लीग को? मेरे ख्याल में इस असेंबली में काफ़ी लोग आज़ाद हैं। PTI की तो जमात अभी है भी नहीं इलेक्शन कमीशन में, ना PTI, ऐसे लोग भी हैं जो PTI से इलेक्शन लड़के भी आज़ाद जीत के आए हैं। तो वो जब नंबर गेम होगा तो आपके सामने आ जाएगा। इस वक्त हमारे पास नंबर पूरे नहीं है, ना मैं दावा कर रहा हूं कि हमने इनके बंदे तोड़ दिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे पास 211 वोट अपने नंबर जो थे पूरे थे, हमें मजीद जो है 13 नंबर चाहिए थे। तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा, तो यही तो समझ नहीं आ रहा कि नंबर गेम भी पूरी नहीं थी, वो संविदा भी तैयार नहीं था, पूरे होंगे। फिर भी इजलास हुआ और इजलास को बार बार मुलतवी किया गया कि कहीं ये कोशिश पूरी हो जाए कि रातों रात ये तमाम तर कार्रवाई अमल में आ जाए। क्यों इतनी जल्दबाजी का मुजाहिरा किया गया? यही तो अपोजिशन की तरफ से भी सवाल हो रहा है और आम आवाम भी यही पूछ रहे हैं कि क्या इतनी जल्दबाजी का मुजाहिरा जिसमें हुकूमत को नाकामी रही? देखिए, मौलाना साहब से हमारी 1 महीने के अरसे में मुलाकातें होती रही। पहले सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद हमारी सीनियर जो लीडर्स थे PMLN के, पीपल्स पार्टी के, वफूद की आपस में बातचीत होती रही। जैसे ईद का चांद निकलने वाली रात होती है तो उस रात तक जो है हमारी बात हो रही थी। सुबह हमारा संडे को ये होना था, मगर किसी बात पे अगर इख्तलाफ आया तो ये जमहूरियत का हुस्न है, इसमें कोई उभाम नहीं है कि उसमें कोई ये हार जीत की बात नहीं है। ये जो है ये अवाम की बात है, ये जुडिशल पाकिस्तान में निज़ाम जो है उसको बेहतर करने की बात है, ये इंसाफ देने की बात है। जो पार्टी 22 साल से कह रही है रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, तो वो क्यों ये नहीं चाहते कि आम आदमी को इंसाफ मिले? किस बात का इनको इख्तलाफ है? जो मुझे तो ये भाई कह रहे कि बुनियादी हुकूक, भाई आपके दौर में जो है ट्रायल हुआ है मिलिट्री कोर्ट का, आपने किया है, आपके दौर में हुआ है, तो आप किसको समझा रहे हैं? आपने कानून एक बनाया, आपने सब कुछ किया, तब आपको सब ठीक लग रहा था। तो मैं समझता हूँ इनको, हम PTI को मैटर हमारे लिए नहीं करती है, हम उसको अहमियत भी नहीं देते हैं, ना ही ये अब इनकी जमात इतने नंबर होने के बाद भी अनरिलेवेंट है। इस वक्त अपोजिशन मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं और हमें खुशी है कि मौलाना फजल रहमान साहब दीरक सियासतदान हैं। कोस्तानी साहब तो आपको अपोजिशन में मानते भी नहीं, वो ये कह रहे हैं कि PTI की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई जमात ही नहीं है और ये तुम्हारी सियासी हरीफ ही नहीं है। देखिए जी, इनसे तो आपने जो सवाल चना पूछा है, जवाब बाजरा आया, इनके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ जी कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस तरह के
स्टेटमेंट देने पे, खुद जनरल जलानी की पैदावार हैं और दूसरों को कहते हैं हमने तो 26 साल स्ट्रगल किया। आज भी बाप भाई बेटा चाचा मामा बेटी सब हारे हुए बैठे हैं। आज भी फॉर्म 47 आज की डेट में इस्लामाबाद की सीटों पे ऑर्डर हुआ है और वहां से इनके मैनेज भागे नहीं दे सके। दे हैव नथिंग टू डू इट। ना लोगों में जा सकते हैं, ना जनाजे पढ़ सकते हैं, ना शादियों में इन्वाइट कर सकते हैं। इनकी तो ये वैल्यूज है भी। इनको क्या लगे अवाम के पास, क्योंकि ये तो चोर रास्ते से आए हुए हैं, इनके पास तो और ऑप्शन है ही कोई नहीं तो बूट पॉलिशिंग के अलावा। दिस इज द ट्रू पिक्चर। अब कोई ना माने तो ना माने, उंगली के पीछे सूरज नहीं छुपता, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है कि सारे रूल्स इन्होंने वायलेट किए हैं। जो ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 199 किया इन्होंने पढ़ा नहीं है शायद, जो 17 और जो आर्टिकल 8 और 9 खत्म किया वो तो है ही ह्यूमन राइट्स के मुताबिक। किसी बंदे को उठा लें, आप पूछ ही नहीं सकते उसके खिलाफ। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये किसको फेवर कर रहे हैं? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लें, उसमें हर एक इदारे का भी अपना बाकायदा, जिसमें इनके कबूतर उड़ाने वाले मियाँ साहब ने लिखा ये हुआ है, उन्होंने बाकायदा उसमें लिखा हुआ कि हर इदारे का भी अपना रोल है, उससे ऊपर नहीं जाएंगे वो। और दूसरी चीज बता दूं, इन्होंने बड़े फाशगाफ अल्फाज में कह दिया आरटीएस भाई 2018 इलेक्शन में 14 पिटीशन आई हैं टोटल आपकी तरफ से पूरे पाकिस्तान में। कितनी? 14 आज 167 पिटीशन पेंडिंग। अच्छा अली बुखारी साहब, आप अपने बंदों को बचा पाएंगे? क्योंकि खेलदास ये फरमा रहे हैं, खेलदास साहब ये कह रहे हैं कि आपके 7 बंदों पर हमारी नजर है और हम ये तोड़ के रहेंगे। जी मैं इनकी फिगर दुरुस्त कर लूं जरूर। इनको पता नहीं है कि पीपल्स पार्टी भाग चुकी है, पीछे हट गई है इससे अंदर से, और उनके अपने रिजर्वेशन आ गए। उनके अपने लोगों ने बहुत ज्यादा ने कह दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, इसके अंदर 3 अमेंडमेंट्स करके, तो हम इसके अंदर नहीं है। ये तो एक फेडरल कोर्ट की बात पे आगे फंस गए ना। फेडरल कोर्ट के अलावा 3 चीजों पे इन्होंने डायरेक्टली अटैक किया हुआ है। नंबर 1 जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, नंबर 2 जो आपकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ताबे कर दिया गया एक इस तरह के फॉर्म 47 के बंदे के फॉर टाइम बीइंग, एंड नंबर 3 इज द ईसीपी की पावर्स। सो ये सारी चीजों के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी भी अब बैकआउट कर चुकी है। वो भी कहती है कि हमारा इनसे कोई लेन देन नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो यार आपका ऑन रिकॉर्ड देख लें, जरा मीडिया उठा के देख लें, लॉ मिनिस्टर कह रहा है मुझे अभी मिला ही नहीं है मसूदा, मैं कैसे दे दूं? ये इनकी हकीकत है। अब इसको ये जो मर्जी करें, मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ इस फैक्ट्स की बातें हैं, ये कोई अपने पास ही नहीं करो। जाए जरा रिकॉर्ड उठा के देख लें, अब 2 दिन पहले के अपने मीडिया की रिकॉर्डिंग उठा के देख लें कि लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं मुझे तो पता ही कोई नहीं है। आज आपको पता है कि पूरा एक इज्तिमा हुआ लाहौर में, लॉयर्स कन्वेंशन हुआ, उसके अंदर बड़ा तरीके से एक चीज समझा दी। अच्छा अली बुखारी साहब, आप भी तो अपनी तैयारी दिखाएं ना, अपने बंदों को बचाने की कोशिश करें, केपीके ले जाएं, फिर बाद में आप दुहाइयां देंगे कि हमारे बंदे टूट गए और नून लीग कामयाब हो गई। बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देख लें काइंडली कि अभी तक जो रुका हुआ है, मौलाना साहब ने स्ट्रेट अवे कह दिया कि हम इसके साथ नहीं है। स्ट्रेट अवे दे डिनाइड। कामरान साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम इस इस्लाहात को जो इन्होंने इस्लाहात के नाम पे लेकर आए अमेंडमेंट्स को नहीं मानते। मीनिंग भाई ये 211 भी हो जाए तो ये नहीं मानते। अब नंबर 2 आ जाए, एक बड़ी हैरतज़दा बात इसके अंदर भी लिखी हुई है, और स्टेटन को भी इन्होंने इसके अंदर जो है ना वो वैलिड किया हुआ है। मेरे पास ये पड़ा हुआ है मसूदा, मैं आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अंदर इन लोगों ने अपने एमएनए से नहीं पढ़ा हुआ, इनको खुद नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, तरीकाकार होता है। देखें 18th अमेंडमेंट जब आई ना, तो 18th अमेंडमेंट के ऊपर मोर देन 300 आवर्स 41 रुकनी कमेटी थी, 40 से प्लस रुकनी, सारी पार्टीज के मंदूमीन उसमें मौजूद थे। वहां पर डिस्कशन हुई और आफ्टर डिस्कशन वो वहां से फिर बिल पास हुआ। मोर देन 300 आवर्स। यार ये रात की तारीकी में आपने अपने रूल्स नेशनल असेंबली के वायलेट कर दिए, आपने अपने रूल्स सेनेट के वायलेट कर दिए। आप जवाबदेह हैं, मान लिया कि आप फॉर्म 47 के तहत आए हुए, लेकिन आप पर्स एंड प्रिविलेज ले रहे हैं नेशनल असेंबली के, आप जो है वहां से बेनिफिट ले रहे हैं, आप लोगों की हारे हुए होते हुए भी रिप्रेजेंटेटिव बने हुए और रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इट डजंट मीन कि आप मिसयूज ऑफ पावर खेलदा साहब वो आपको कह रहे होंगे। जी अली बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि आप इस वक्त तन्हा रह गए हैं ना। काइंडली आप जी बात पूरी कर लें। ठीक है कर लें जी अली बुखारी साहब। मैं तो सिर्फ इसमें ये चीज पे हैरान हूँ मेरी बहन कि ये कहते हैं हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये जो आपने जरा पढ़ लें एक दफा, मैं अभी आपके ऑफिस पहुंच चुका हूँ, मैं अभी आपको पार्किंग के अंदर आके बता देता हूँ कि ये जो बता रहे हैं इसमें मुझे पब्लिक का कोई बता दें इंटरेस्ट क्या है। और ये जो बार बार कहते हैं जी 84 मुल्कों में फेडरल कोर्ट थी, भाई नहीं है। अपने आदाद और शुमार, अपना क्वालिफिकेशन, अपना नॉलेज बढ़ा लें। साउथ अफ्रीका के अलावा आपको ये किसी भी कॉमनवेल्थ मुल्क में नजर नहीं आएगा। और वहां भी इसलिए था कि नेल्सन मंडेला जब आए तो उसके बाद बाहर रेसिज्म था, और उसको जाके उन्होंने उसके बाद उन्होंने फेडरल कोर्ट्स और बाकी लगा कि बाकी आपको यूरोपियन कुछ मुल्क में मिलते हैं, कहाँ से उठा के आ गए 84 मुल्कों में, और ये है और वो है, पता नहीं कौन डिबेट्स करता है, इनको कहाँ से आता है। द क्वेश्चन इज कि जो आप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल कर रहे हैं, बता दें हमें। आप बेटरमेंट ऑफ द पीपल नहीं कर रहे, आप कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं होगा, जिस मर्जी पार्टी को हम बैन कर दें। ये बेटरमेंट ऑफ द पीपल है। आप कहते हैं कोई बंदा अगवा हो जाता है, किसी बंदे को भी आप उठा लेते हैं, आप आर्टिकल 199 में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट के पास पावर्स नहीं होंगी। ये आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं।
फॉर गॉड सेक, ऐसे नहीं होता, ये क्या मतलब। ठीक है खीलदार साहब, अली बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि अगर अवामी मफाद के लिए सब किया जा रहा है तो हमें बता दें, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी महरूम हो गए, ना मौलाना आपका साथ देने को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रमेश कुमार भी कह चुके हैं कि हमें ये सिस्टम ज्यादा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और फिर हुकूमत अरकान की तरफ से भी ये आवाजें आना शुरू हो गई है। मंसूर अली शाह, देखिए, पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी का तर्जुमान ये नहीं है। वो आप पीपल्स पार्टी के किसी रिप्रेजेंट से पूछ लें कि वो अगर आपको कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं है तो फिर ठीक है। अगर पीटीआई वाले बोल रहे हैं, ये झूठ भी बोलते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, इनकी बातों में आप इतना संजीदा ना लिया करो जो ये बात करते हैं। पीपल्स पार्टी हमसे ऑन बोर्ड है और पीपल्स पार्टी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि इसमें अवाम के लिए क्या है। आप बानी पीटीआई से अडियाला में जाके पूछें कि उन्होंने साइन क्यों किया था सीओडी पे, क्यों उसने साइन नहीं किया था। उसने साइन किया था ऐसी फेडरल कोर्ट को, तो जब वो अपनी बात से अपने फ़ायदे के लिए अगर आज वो सोचते हैं कि मैं इनकी मुखालफत ही करनी है, मुखालफत बराए मुखालफत भी करनी है, तो ये तो उनका वतीरा है। ये हमें हमेशा ये यू टर्न लेते हैं, इस पर भी ये यू टर्न ले लें, ये बात कर दें। ये कहना कि ये इसमें अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है, तो किसका फ़ायदा है? आपको वो जज चाहिए जो आपके सहूलतकारी करे, जो आपको कहे गुड टू सी यू, जो आपको कहे सादिक और अमीन, ऐसे जज चाहिए। वो जज चाहिए जो नवाज शरीफ को नायल करे, और नवाज शरीफ को जो है सादिक अमीन डिक्लेयर नहीं करना। तो ये आपकी मर्जी है। मंसूर शाह एक ऑनरेबल जज है, सबके जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है। हम उसको मुतनाज़ा आप बना रहे हैं। आपने जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तैनाती थी, जिसमें आपका कोई रोल नहीं था, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, आपने धरने उसके खिलाफ लगाने की कोशिश की। अब जब चीफ जस्टिस की वक्त पे जब होना है तो आप 2 महीने से कह रहे हैं कि मंसूर शाह का रास्ता रोका। आपने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया। आप इदारों में अपनी मर्जी के जज अपनी सहूलतकारी के लिए अपने आर्मी चीफ ऑफ आर्मी अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं। ये इस तरह तो आप इदारों को तबाह कर रहे हैं, इदारों का नुकसान कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का नुकसान कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रहे हैं। ये हमारा हक है। जो मेरे भाई कह रहे हैं कि आप क्यों बना रहे हैं, भाई पार्लियामेंट किस मकसद के लिए आए? हम कानून बनाने के लिए, ये हमारा हक है, हम बनाएंगे और अपने नंबर पूरे करके बनाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं उसको, मैं इनको चैलेंज दे रहा हूं। ठीक है, बुनियादी इंसानी हुकूक पर भी डाका मारने की कोशिश की जा रही है इस मुसव्विदे के तहत, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से भी कहा गया कि रात 2 बजे जो हमें मुसव्विदा मिला था उसमें ये बात बड़ी क्लियर होती हुई नजर आ रही थी कि हुकूमत की तरफ से कोशिश है कि बुनियादी इंसानी हुकूक को सलब कर दिया जाए। तो सर, मुसव्विदे आजकल कई किस्म के सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें फाइनल कौन सा है? मुझे ये बताएं, बरतानिया में फेक न्यूज़ पे इंतशार फैलता है, वहाँ पे 3 दिन में अदालतें इंसाफ मुहैया करती है, वो मामला हल हो जाता है। अमेरिका में अगर कोई रियासत पे हमला करता है 3 महीने में उनको सज़ाएं हो जाती है, या 9 मई में 1 साल हो गया है। हमारी अदालतों में जो इंसाफ का मेयार है वो आज तक न उस रियासत को, ना पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को 9 मई में इंसाफ दे सकी है। ना जो दंदनाते फिर रहे हैं, जो मुजरम हैं, उनके जिन पे इल्ज़ाम है, उनके फैसले कर दे। जो अगर उसमें नहीं है तो उसको आप आज़ाद कर दें, जो अगर है तो उसको सज़ा तो दें। तो ये हमारे इंसाफ का मयार है, ये हमारा जुडिशरी निज़ाम है। हम इसको बेहतर करना चाहते हैं। आपने 22 साल पाकिस्तान की आवाम को कहा था, आपके बानी ने कहा था कि मैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की के लिए जदोजहद कर रहा हूँ, मैं इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट सारा दिन बैठ के हमारे जो पार्लियामेंट के फैसले करेगी, पार्लियामेंट सारा दिन, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलना है, आम आदमी के कोई केसेस हल नहीं होने, सिर्फ यही होता रहेगा। आप हर मसला लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो सारा ये करता रहे। अली बुखारी साहब, खीलदार साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से इंसाफ के मयार को बड़ा मुतनाज़ बनाया जा रहा है। एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगी।